Hi everyone, and today we're going to talk about the mistakes to avoid during interviews, especially tech interviews. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सीजन आने वाला है जुलाई एंड के अंदर, अगस्त स्टार्ट के अंदर, एंड इसके अंदर होने वाले हमारे बहुत सारे इंटरव्यूज. और ये जो 30 से 60 मिनट्स का इंटरव्यू स्लॉट होता है, ये लिटरली डिसाइड करता है कि हमें फाइनल ऑफर मिलेगा या नहीं मिलेगा. देयर आर अ लॉट ऑफ सर्वेज, लिंक्डइन सर्वे हो गया, सोसाइटी ऑफ एचआर मैनेजमेंट का सर्वे हो गया, जो बिलीव करते हैं कि पूरे हायरिंग प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशल पार्ट हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि हमारी फाइनली प्लेसमेंट लग रही होगी या हमारी फाइनल इंटर्नशिप लग रही होगी या नहीं लग रही होगी. और इसीलिए बोला जाता है कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता हमारा कितना अच्छा रेज्यूमे है, हमारी कोडिंग स्किल्स कितने स्ट्रांग है, पर अगर इंटरव्यूज़ के अंदर वो चीज़ कन्वे नहीं हो पाती है तो उस केस में हमारे रिजेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो इसीलिए हमें टेक इंटरव्यूज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र से देखना है और उनके लिए तैयारी भी हमें उतनी ही सीरियसली करनी है. अब इसके अंदर इंटरव्यूज़ पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हो जाती है, जिसको मैं शुरू में ही बता रही हूँ, दोज आर कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक इंटरव्यू के लिए, चाहे वो टेक इंटरव्यू हो चाहे वो नॉन टेक इंटरव्यू हो. और कम्युनिकेशन स्किल्स स्पेशली इन इंग्लिश, क्योंकि हमारे 99.99% जो इंटरव्यूज होते हैं टेक के अंदर वो इंग्लिश के अंदर कंडक्ट होते हैं. तो उस चीज़ को तो हमें आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है कि इंटरव्यूज तक हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो जाएं. इसके अलावा बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो हमें टेक इंटरव्यूज के अंदर अवॉइड करनी चाहिए, जिनके बारे में आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं. एंड आई कैन अश्योर यू कि आज के सेशन से हम कुछ ना कुछ तो नया सीख कर जा रहे होंगे रिगार्डिंग इंटरव्यूज. फर्स्ट मिस्टेक जिसे हमें अवॉइड करना है, दैट इज बीइंग टू क्वाइट. इंटरव्यूज़ के अंदर ज़रूरत से अननेसेसरीली ज़्यादा बोलना हमारे इंटरव्यूअर के लिए अनोइंग हो सकता है, जो हमें रिजेक्ट करा सकता है. और अगर हम ज़रूरत से बहुत कम बोलते हैं तो वो पूरा का पूरा मीनिंग अच्छे से कन्वे नहीं कर पाता इंटरव्यूअर तक. तो इसीलिए टेक इंटरव्यूज़ के लिए एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट की जाती है विच इज़ कॉल्ड थिंकिंग आउट लाउड. थिंकिंग आउट लाउड का मतलब है कि इंटरव्यूज़ के अंदर इंटरव्यूअर सिर्फ ये नहीं देखता कि आपका फाइनल कोड चल रहा है क्या, फाइनल आंसर सही है क्या, उसके साथ में वो ये भी देखते हैं कि आप उस सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचे, आपने क्या थॉट प्रोसेस लगाया उसके पीछे. तो इंटरव्यूअर सिर्फ लास्ट का 2 मिनट का कोड नहीं देखते, वो पूरे के पूरे इंटरव्यू में ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आपका थिंकिंग प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है, क्या वो सही डायरेक्शन में जाता है या आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर इंटरव्यूअर आपको बीच में कोई हिंट दे रहे हैं, तब क्या आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर पाते हैं, किस तरीके से आप इनपुट ले पाते हैं. बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें टेस्ट हो रही होती हैं. अब थिंकिंग आउट लाउड को प्रैक्टिस करने के 2-3 अच्छे तरीके हैं. सबसे पहला तो जब भी हम डीएसए के सवालों को स्पेशली सॉल्व करें तब थिंकिंग आउट लाउड की हमें खुद से प्रैक्टिस करनी है. यानी हम अकेले बैठ के डीएसए का सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करनी है जो भी अप्रोचेस, जो भी लॉजिकली हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है उसको हम बोल बोल के खुद ही को एक्सप्लेन कर रहे हो, ताकि जो चीज़ हमने प्रैक्टिस की है वो फिर इंटरव्यूज़ के अंदर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो पाए. सेकेंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है दैट इज़ टू आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस. बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यूज़ के अंदर ये इंश्योर करना कि जो क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ रहा है हम वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना. तो इसीलिए जब भी आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन दिया जाता है, डायरेक्टली उसके सॉल्यूशन पे जंप नहीं करना, डायरेक्टली कोड पे जंप नहीं करना. हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन के बारे में और थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ के कंफर्म करना है कि प्रॉब्लम वही है ना. एंड थर्ड चीज़ जो हम कर सकते हैं दैट इज़ नॉट टू रश. जनरली टेक इंटरव्यूज़ के अंदर ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप क्वेश्चन सुनेंगे, फिर हम उसके ऊपर क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाद हम जो भी हमारी अप्रोच है, जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो हम इंटरव्यूअर को बताएंगे, फिर हम इंटरव्यूअर से कंफर्म करेंगे कि इसका हम कोड लिख दें क्या. उसके बाद बोलते बोलते यानी एक्सप्लेन करते करते हम उस सॉल्यूशन को कोड के अंदर कन्वर्ट कर रहे होंगे. एंड उसके बाद अगर आपके इंटरव्यूअर चाहते हैं तो आप उस कोड को किसी एक छोटी प्रॉब्लम के ऊपर ड्राई रन करके भी दिखा सकते हैं कि कैसे आपका कोड सही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आवर इंटरव्यूअर आस्क्ड अस टू राइट द कोड फॉर मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम टू सॉर्ट एन एरे इन असेंडिंग ऑर्डर. तो इसमें हम एक क्लैरिफाइंग क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हमारे एरे का किस टाइप का डेटा है, क्या उसके अंदर इंटीजर वेरिएबल स्टोर हो रहे हैं या उसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं या कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं. तो उसके बेसिस पर हम अपने एरे का टाइप ले सकते हैं. उसके बाद क्योंकि मर्ज सॉर्ट एक क्लासिकल एल्गोरिथम है तो डायरेक्टली हम उस एल्गोरिथम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम जो स्टेप्स लिखने वाले हैं उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं. और फाइनली जब हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे तब भी हमें थिंक आउट लाउड करना है, यानी हम कोड को कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे. फॉर मर्ज सॉर्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड void merge sort. This function is going to have 3 parameters. First of them will be an integer array. Second parameter will be the starting value of this particular array. Let me call it low. And then I'm also going to have a high value which is to indicate the last index of this array. To implement merge sort algorithm, the first step at each level is to identify the midpoint. So mid of low and high is going to be low plus high minus low by 2. This is going to get me the mid value. Now I'm going to call merge sort recursively for my left half and for my right half. My left half is going to start from the low value. So I'll pass array
low value, and it's going to end at the mid value. So this is my call for left half, and similarly I'll have a call for the right half which will start from mid plus 1, and this call is going to end at high. So this is the left sub-array and this is the recursive call for the right sub-array. When both of my calls are going to return sorted sub-arrays, then I'll finally call my merge function to merge the left half with my right half. तो जनरली इसी फॉर्मेट में आपको अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है. इसके साथ में एक और एडिशनल टिप दैट आई हैव जनरली सीन विद कैंडिडेट्स. कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें किसी भी सवाल का जवाब सोचने के लिए कुछ शांति के मोमेंट्स चाहिए होते हैं, यानी उन्हें 2 से 5 मिनट चाहिए होते हैं जिसमें वो चुप रहकर अपने सॉल्यूशन के बारे में सोच पाएं. अब अगर हमारा इस तरीके का थोड़ा सा प्रोसेस है तो इंटरव्यू में एकदम से चुप नहीं हो जाना. इट इज़ अ रियली गुड स्ट्रैटेजी कि अगर आपको थोड़ा सा 2 मिनट का साइलेंस चाहिए तो आप अपने इंटरव्यूअर से पोलाइटली पूछ सकते हैं कि मे आई हैव अ मोमेंट टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. तो इस तरीके से अगर आप पहले ही इंटरव्यूअर से पूछ लेते हैं तो यू आर सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस. तो जितना अच्छे से, जितना एक्सप्लिसिटली, क्लियरली आप अपने इंटरव्यूज़ के अंदर कम्युनिकेट करेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आप सोच रहे हैं, उतना बेटर आपका इंटरव्यू का आउटकम होने वाला है. सेकेंड मिस्टेक जिसको हमें इंटरव्यूज़ के अंदर अवॉइड करना है, दैट इज़ पुअर टाइम मैनेजमेंट. हमारे इंटरव्यूज़ का एक फिक्स स्लॉट होता है, या तो वो 30 मिनट्स हो सकता है, 45 मिनट्स हो सकता है, 60 मिनट्स हो सकता है. पर आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपको उस स्लॉट से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा. क्योंकि हो सकता है दिन में हमारा एक इंटरव्यू है पर इंटरव्यूअर के तो बहुत सारे बैक टू बैक इंटरव्यूज़ हो सकते हैं विद मल्टीपल कैंडिडेट्स. और अगर हम ज़रूरत से कम टाइम लेंगे, यानी बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बता देंगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा मीनिंग अच्छे से कन्वे नहीं हो पाएगा, हमारा थॉट प्रोसेस अच्छे से कन्वे नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए इंटरव्यूज के अंदर अप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है. एडिक्वेट टाइम अगर हम लेंगे तो वो आउटकम को और बेटर बनाएगा. जनरली डीएसए क्वेश्चंस के अंदर जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी क्वेश्चन की आप अप्रोच सोचें और उसका कोड लिखते हैं, उसके बीच का जो पूरा टाइम होता है, इजी लेवल क्वेश्चंस के लिए 5 to 10 मिनट्स होता है, मीडियम लेवल क्वेश्चंस के लिए 15 to 20 मिनट्स होता है, और हार्ड लेवल क्वेश्चंस के लिए 35 मिनट्स to 45 मिनट्स होता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द क्वेश्चन. तो हमें भी कोशिश करनी है कि हम क्वेश्चन को इसी टाइम रेंज के अराउंड सॉल्व कर रहे हो. अब टाइम मैनेजमेंट में 2 चीज़ें बहुत हेल्प करती है. सबसे पहला, प्रैक्टिसिंग मॉक इंटरव्यूज. बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आप अपने पेरेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिबलिंग्स के साथ कर रहे हैं, क्लासमेट्स के साथ, दोस्तों के साथ कर रहे हैं, या किसी कॉलेज के सीनियर के साथ कर रहे हैं. बस कोशिश ये करनी है कि आपके एक्चुअल इंटरव्यू से पहले आपने एटलीस्ट 2 मॉक इंटरव्यूज दे दिए हों. इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू के प्रेशर के अंडर अपने टाइम मैनेजमेंट को भी साथ में लेके चलना है. आपको खुद का एक सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा कि कितने टाइम में आप जनरली किस किस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं और कौन सी चीज़ की तरफ आपको चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है. और सेकेंड चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है वो ये होता है कि जो 10 to 12 टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर, हम उनके आंसर्स पहले ही प्रिपेयर कर लें. जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, टेल मी अबाउट योर वीकनेस, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ, टेल मी अ टाइम वेयर यू शोकेस्ड लीडरशिप क्वालिटीज, व्हाई शुड वी हायर यू एज एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर ऑर्गेनाइजेशन, या टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू फेल्ड एट समथिंग. इसके साथ में अगर आपके कोर ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि क्यों आप अपनी कोर ब्रांच से टेक फील्ड के अंदर शिफ्ट होना चाहते हैं. या फिर इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल दे कैन आस्क यू कि व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट कंपनी. तो इस तरीके के जो टिपिकल 10 to 12 क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स बेटर है कि हम पहले से ही प्रिपेयर कर लें. क्योंकि एक तो इंटरव्यू के अंदर हम इनके आंसर सोचेंगे तो वहाँ पर हम ऑलरेडी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि हम कोई मिस्टेक कर देंगे, हम कोई गलत चीज़ बोल देंगे जो नहीं बोलनी चाहिए थी. तो इसीलिए बेटर होता है कि हम पहले से प्रिपेयर्ड जाएं, उसमें हम शॉर्ट क्रिस्प आंसर्स दे पाएंगे और वहाँ पर इंप्रेसिव आंसर्स देने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. थर्ड मिस्टेक इज बीइंग डल और पेसिमिस्टिक. कॉन्फिडेंस इज लिटरली द की फॉर ऑल इंटरव्यूज आउट देयर. हर एक इंटरव्यूअर को पता होता है कि उनके सामने जो भी कैंडिडेट बैठा हुआ है वो सारे के सारे कैंडिडेट्स अंदर से बहुत नर्वस हैं, क्योंकि उनमें से हर किसी को जॉब चाहिए, उनमें से हर किसी को इंटर्नशिप चाहिए. लेकिन इंटरव्यूअर को वो कैंडिडेट पसंद आता है जो इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी काफ़ी कामली लेके जाता है, काफ़ी कामली उसके अंदर बिहेव करता है और कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट करता है. हर एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉम्पिटेंट, सिंसेयर, पॉजिटिव और एनर्जेटिक कैंडिडेट अच्छा लगता है. तो हमें भी इंटरव्यूज़ के अंदर पूरी कोशिश करनी है कि अपने आंसर्स से, अपने थॉट प्रोसेस से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से हम भी ये सारी की सारी क्वालिटीज़ अपने इंटरव्यूअर को कन्वे कर पाएँ. तो यहाँ पर भी हमारे मॉक इंटरव्यूज़ हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको इस तरीके से अपने जवाबों को फ्रेम करना है या इस तरीके से आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को करना है. तो उस चीज़ को आप पहले ही अपने मॉक इंटरव्यूज़ के अंदर प्रैक्टिस कर पाएंगे. और सेकेंड चीज़ जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, दैट इज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक जस्ट बिफोर द इंटरव्यू. इंटरव्यू से पहले अगर आप खुद के साथ पॉजिटिव बातें करेंगे, ऑलरेडी पॉजिटिव माइंडसेट बना लेंगे,
आएंगे, तो देयर इज़ अ मेजॉरिटी चांस कि इंटरव्यू के अंदर भी हम पॉजिटिवली, कामली और सिंसेरिटी के साथ ही बिहेव कर रहे होंगे। तो वो माइंडसेट बनाना जस्ट बिफोर द इंटरव्यूज इज रियली इंपॉर्टेंट। फोर्थ मिस्टेक जो हमें कमिट नहीं करनी है, दैट इज नॉट बीइंग प्रोफेशनली ड्रेस्ड फॉर एन इंटरव्यू। अब देयर इज़ अ रीसेंट स्टडी बाय सॉफ्ट स्पेस जो कहती है कि 70% रिक्रूटर्स ये बिलीव करते हैं कि इंटरव्यू के टाइम पर प्रोफेशनली ड्रेसअप होना एक बहुत क्रूशल पार्ट है पूरे हायरिंग प्रोसेस का। अब ऐसे जेनजी हम सोच सकते हैं कि 2024 में हु केयर्स अबाउट आवर अटायर, और कुछ केसेस में हम सही भी होंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपके टेक स्किल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं और आप किसी टेक कंपनी के इंटरव्यू में अगर एक कैजुअल टी शर्ट पहन के आ रहे हैं, तो हो सकता है कोई कंपनी हमें रिजेक्ट ना करे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंटरव्यूज़ के अंदर हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हमें इंटरव्यू करने आ रहे हैं वो इंटरव्यूअर हमसे 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, इवन इन अ लॉट ऑफ केसेस 15 ईयर्स एज में बड़े होते हैं, और उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम आर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो इसीलिए हमें हमेशा नहीं पता होता कि हमारे इंटरव्यूअर का क्या नेचर होने वाला है। तो इसीलिए इट इज़ बेटर टू बी सेफ दैन टू बी सॉरी। अपने सारे इंटरव्यूज़ में अगर हम प्रोफेशनली ड्रेसअप होकर जाते हैं तो उस केस में खुद को हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो से सेव कर लेते हैं। तो इसीलिए इंटरव्यूज से पहले इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ बेसिक प्रोफेशनल शर्ट्स एंड पैंट्स के अंदर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, जिनको हम अपने इंटरव्यू टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल अटायर से रिलेटेड 2 और इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी है कि कभी कभी हो सकता है कि इंटरव्यूअर के जो पर्सनल वैल्यूज़ हैं वो कंपनी के पर्सनल वैल्यूज़ से डिफरेंट हो सकता है कंपनी का बहुत कैजुअल कल्चर है, लेकिन इंटरव्यूअर ने मल्टीपल कंपनीज़ के अंदर काम किया है, तो उनका जो अप्रोच है इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ वो सिंसेरिटी को कपड़ों को देख के जज कर रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ पर भी प्रोफेशनली ड्रेसअप होना हमारे बेनिफिट में ही काम करता है। एंड सेकेंड चीज़, प्रोफेशनल अटायर सिर्फ ऑफलाइन इंटरव्यूज़ के लिए नहीं, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां पर भी हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है। फिफ्थ मिस्टेक जो कैंडिडेट्स कमिट करते हैं, दैट इज़ नॉट डूइंग योर होमवर्क। और यहाँ पे वो पढ़ाई लिखाई वाले होमवर्क की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि आपने कंपनी के बारे में कितनी बैकग्राउंड रिसर्च की है, आप अपने इंटरव्यू को लेकर कितना अपना माइंडसेट प्रिपेयर करके जा रहे हैं। इंटरव्यू के टाइम पर अगर हम अनप्रिपेयर्ड जाएंगे तो देयर इज़ अ बिग चांस कि हम सरप्राइज हो सकते हैं, और वहाँ पर मिस्टेक्स करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जब हम होमवर्क करने की बात कर रहे हैं तो हमें क्या होमवर्क करके जाना है? किसी भी इंटरव्यू से पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका जो भी इंटरव्यू होने वाला है वो कितनी ड्यूरेशन का होने वाला है। उसके साथ में पूरा जो हायरिंग प्रोसेस है उसके अंदर टोटल कितने राउंड्स होने वाले हैं, हर एक सिंगल राउंड में किस तरीके की चीज़ें, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्टेड हैं। क्या आपसे डीएसए पूछा जाएगा, क्या आपसे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे, क्या आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, या फिर अ मिक्स ऑफ ऑल आपसे पूछा जाएगा। और जनरली ड्यूरेशन से रिलेटेड या टोटल राउंड से रिलेटेड अगर आपको कहीं से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है तो डायरेक्टली ये चीज़ हम अपने रिक्रूटर से भी पूछ सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जिस भी पर्टिकुलर कंपनी के इंटरव्यूज देने जा रहे हैं उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस एक बार पढ़ के जाएं कि किस तरीके के सवाल ये कंपनी पास्ट में पूछ चुकी है, किस तरीके की नॉलेज ये जनरली एक्सपेक्ट करती है कैंडिडेट से। जैसे फॉर एग्जांपल सिस्को इज अ कंपनी जिसमें नेटवर्किंग पे काम होता है, तो वो अपने कैंडिडेट से इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट के इंटरव्यू राउंड्स के अंदर कंप्यूटर नेटवर्किंग के सवाल पूछते हैं। जैसे ओरेकल इज अ कंपनी जो डेटाबेसेस के ऊपर काम करती है, तो वो अपने कैंडिडेट से डीबीएमएस की नॉलेज एक्सपेक्ट करती है, एंड कई सारे केसेस में वो आपसे एसक्यूएल की भी क्वेरीज लिखवा कर देख सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरव्यू राउंड्स के अंदर किस तरीके की नॉलेज एक्सपेक्टेड होती है वो हमें पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस से आइडिया लग जाता है। एंड फिफ्थ चीज जिसका हमें होमवर्क करना होता है, दैट इज अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट और उनका कल्चर। कई बार कंपनी किस डोमेन में काम करती है, किस तरीके के प्रोडक्ट बिल्ड करती है, किस तरीके का उनका कंपनी कल्चर है, उसकी जो नॉलेज होती है वो हमें इंटेलिजेंट क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछने में हेल्प करती है। एंड इसके साथ में अगर हमसे पूछा जाता है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस, तो उसका भी हमारे पास एक बेटर प्रिपेयर्ड आंसर होता है। सो दीज वर द 5 मिस्टेक्स जिनको डेफिनेटली हमें अपने इंटरव्यूज के अंदर कमिट नहीं करना होता है। अब इसके अलावा एक और एडिशनल टिप जो काफी सारे कैंडिडेट्स को हेल्प करती है कि जब भी हम किसी इंटरव्यू के अंदर जा रहे हैं, चाहे वो इंटर्नशिप के लिए है चाहे वो प्लेसमेंट के लिए है, उसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारी लाइफ का लास्ट इंटरव्यू नहीं है। अगर हमारी इंटर्नशिप या जॉब लग भी गई तब भी कई साल बाद हो सकता है हमें जॉब को स्विच करने के लिए या जॉब लेने के लिए एक डिफरेंट इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो इंटरव्यूज आर नॉट लाइक यूपीएससी और जेई जो लाइफ में हमें एक ही बार देना होता है और उसके बाद हम सिलेक्ट या रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर किसी कंपनी से हम रिजेक्ट भी हो गए तो उसमें हम दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर, और उसके हम दोबारा इंटरव्यूज दे सकते हैं। तो कोई भी इंटरव्यू एज सच आपकी फेट, आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करने वाला नहीं होता। तो इंटरव्यूज के लिए इट इज बेस्ट टू होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमेशा ये सोच के चलो कि ये मेरी लाइफ का लास्ट इंटरव्यू नहीं है, इसके अंदर चीजें सही भी नहीं होती तो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरव्यूज से पहले अगर हम एक माइंडसेट बना लेते हैं तो वो काफी ज्यादा प्रेशर हमारे दिमाग से हटा देता है, हमारा स्ट्रेस काफी कम कर देता है, एंड
उस टाइम पर इंटरव्यूज़ के अंदर कॉन्फिडेंटली बैठकर पोलाइटली अपनी बात को जो एक्सप्लेन करने का पूरा प्रोसेस होता है वो करना बहुत आसान हो जाता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी तैयारी तो पूरी कर रहे हैं पर इंटरव्यू से हम घबरा नहीं रहे और किसी भी इंटरव्यू को हम अपनी ज़िंदगी की लास्ट अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देख। तो ऐसा अगर हम माइंडसेट बनाएंगे तो अपने इंटरव्यू को हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे। तो आई होप कि ये जो सारी की सारी मिस्टेक्स थी इनसे हम पर्सनली एज अ कैंडिडेट बच रहे होंगे और उसके साथ में जो भी एडिशनल टिप्स शेयर की गई हैं उनको हम फॉलो कर रहे होंगे। इनमें से कुछ कुछ चीज़ें भी अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपका जो पूरा इंटरव्यू प्रिपरेशन का प्रोसेस है उसको और ज़्यादा स्मूथ और उसको और ज़्यादा बेनिफिशियल बना रहे होंगे। तो आई होप कि आज का जो सेशन है आपकी प्लेसमेंट जर्नी में पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। इसके अलावा इंटरव्यू से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।